हेलो डियर स्टूडेंट, आज फिजिक्स के लेक्चर में हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के अंदर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो वो 4 बेसिक फोर्सेस हैं। कितनी है? 4 बेसिक फोर्सेस। ठीक है, अब ये 4 बेसिक फोर्सेस कौन कौन सी हैं? पहली है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ है उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, हमारे नेचर में एक बहुत जबरदस्त पावर है। ठीक है, हमारे जो नेचर है, नेचर में हमारी अर्थ आ जाती है, अदर प्लैनेट्स आ जाते हैं, यूनिवर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम अपने नेचर की बात करें तो वहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो 4 टाइप्स की हैं। अगर हम अपने यूनिवर्स, अपने अर्थ की बात करें या फिर यूनिवर्स की बात करें और अपने नेचर की बात करें तो बेसिकली 4 टाइप्स की बेसिक फोर्सेस हैं। पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज का जो हमारा बेसिक रहेगा वो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, कि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा क्या है और आप इसे क्या समझते हो। ठीक है, तो देखिए, अगर डेफिनेशन की बात करें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल और बॉडीज is directly proportional to the product of the masses of the particle and inversely proportional to the square of the distance between these particle or bodies। ये ऐसी फोर्स है जो कि पेयर ऑफ द पार्टिकल के बीच में लगती है। पेयर ऑफ पार्टिकल आप समझ सकते हो, कोई भी आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में ये फोर्स लगेगी, उनके मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगी और साथ में इनवर्स होगा। देखिए, ये जो फोर्स है इसको एक मैथमेटिकल टर्म से हम समझते हैं कि किस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, आपके पास यहां पे 2 ऑब्जेक्ट दिए रखे हैं। ठीक है, आपके पास यहां पे 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। एक ऑब्जेक्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ई से और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बी से। अब ये जो ए पॉइंट है या ए ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1 और इस बी ऑब्जेक्ट का मास है m2। देखिए, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इन 2 पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा r से। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का कहना क्या है? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मैं f से रिप्रेजेंट यहां करूंगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कहती है कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन 2 बॉडी के मासेस के बराबर। देखिए, m1 साथ में m2, ये इन 2 बॉडीज के मासेस हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? मासेस ऑफ 2 बॉडीज एंड देयर प्रोडक्ट, और साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर किसका होगा? डिस्टेंस का, r स्क्वायर। तो मैथमेटिकली मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ने क्या कहा कि जो फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स जो कि पेयर ऑफ द पार्टिकल के बीच में लगता है और वो किसके बराबर होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के, साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां पे हमने दो वर्ड जाने हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है। यहाँ पे अगर फोर्स ज्यादा होगी, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स कब ज्यादा होगी, जब मासेस ज्यादा होंगे। अगर मासेस ज्यादा है उन दो बॉडीज के तो फोर्स भी वहां पे ज्यादा ही लगेगी। और साथ में अगर डिस्टेंस ज्यादा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो फोर्स कम लगेगा। देखिए ना ये इनवर्स रिलेशन है। अगर डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए, अगर डिस्टेंस कम है दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो फोर्स ज्यादा लगेगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, मीन एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट जी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जी साथ में m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको नाम दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको नाम दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कि हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे इस जी का वैल्यू फाइंड करना हो तो ये किसके बराबर आएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2। तो ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो मुझे डेफिनेशन में किस तरह से बना सकता हूं, डेफिनेशन किस तरह से लिख सकता हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन बन जाता है। अब देखिए अगर हम ग्रेविटेशनल में, ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी हम वैल्यू की बात करें, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 और हमें यहाँ पे यूनिट्स भी चाहिए इसके, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, साथ में मास के जो यूनिट होती हैं वो केजी होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा केजी और साथ में -2 इसका पावर हो जाएगा, क्योंकि जब ये मासेस है ना, ये मासेस केजी, एक केजी दूसरा केजी स्क्वायर बनेगा, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो केजी -2 बन जाएगा। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है। अब यहां पे बात कही गई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन साइज, यानी कि खींचने की जो शक्ति है, ठीक है, ये अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होती, ठीक है। तो इन दोनों, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो उनके अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, वो हमारे पास इक्वल होगी। अब बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। समझ रहे बात। अब मैग्नीट्यूड से हम क्या समझेंगे, ये जो ब्लू वाला मार्कर है और ये जो रेड वाला मार्कर है, इनका मासेस क्या है, m1 और m2, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी दैट विल बी इक्वल, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास ब्लू पेन है ये इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है और ये जो रेड वाला पेन है वो उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम हुआ फोर्सेस का, लेकिन इनका जो एक दूसरे को खींचने की डायरेक्शन है, क्योंकि हर ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक दूसरे को तो खींचेगा, एक इस तरफ से खींचेगा दूसरा उस तरफ से खींचेगा, दैट विल बी ऑपोजिट, वो ऑपोजिट होगा, ठीक है। अट्रैक्शन जो होगा इसमें, इसीलिए तो बात कही गई है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इस बात को ध्यान में रखना है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज
इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अगर एक्शन कर रहा है तो दूसरे के लिए वो रिएक्शन है। एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये माइनस साइन क्यों है? ये माइनस साइन इसलिए क्योंकि डायरेक्शन उन दोनों के बीच में ऑपोजिट है। अगर बात करें, दो बॉयज जो हैं आपस में एक रस्सी को खींच रहे हैं, ठीक है, तो एक इस डायरेक्शन में खींचेगा, दूसरा उस डायरेक्शन में खींचेगा, तो जो इस डायरेक्शन में खींच रहा है वो दूसरे के लिए रिएक्शन बन जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन को। अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने यही जान ली कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि उनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो इक्वल होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी डिफरेंट। देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेकेंड जो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो आएगा सेंट्रल फोर्स है। ये इट इज अ सेंट्रल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मीन सेंटर टू सेंटर अटैक करेगी। मान लीजिए ये बॉडी का सेंटर है और ये दूसरी बॉडी का सेंटर है, तो ये जो है वो बिल्कुल सेंटर पे लगेगी। ऐसा नहीं है, अगर इस तरह से समझते हैं, ये आपके पास ये पार्टिकल है, ये आपके पास ये पार्टिकल है, ये सेंटर टू सेंटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ना कि ऐसे कि एक यहां से लगा और यहां से इसको खींच रहा है। ऐसा नहीं, यहां से लगा और यहां से इसको खींच रहा है, तब तो वो खींच नहीं पाएगा उसको सही से। या फिर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसको यहां से खींच रहा है, ऐसा नहीं, सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगा। इट्स अ सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स को कैसे लिखिए? इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। देखिए, एक दूसरे के सेंटर को ये अट्रैक्ट कर रही है, तो सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, जो उसका रेडियस भी कहलाएगा, सॉरी इसका डिस्टेंस भी कहलाएगा। तो सेंटर टू सेंटर अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि इसके सर या पांव को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं, लाइन ज्वाइनिंग पे लगेंगी दोनों फोर्सेस। देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग क्या इंटरवेट कर रहा है, इन बिटवीन क्या मीडियम आ रहा है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं। हवा है, पानी है, आग है, वटएवर कुछ भी हो, ये चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं कि इन दो बॉडीज के बीच में पानी आ गया तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, ऐसा नहीं। इंटरवेनिंग मीडियम का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसके इंडिपेंडेंट होती है। फिर लाइट बॉडीज के केस में ही ये नेग्लिजिबल होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी तो बॉडीज हैं। मैं अगर क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, है ना, क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर ऐसा है, वो भी तो पेयर है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? वो एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते? टकरा क्यों नहीं पाते? यहाँ पे क्यों नहीं ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रही? ये चलते हुए कोई भी टू बॉयज हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे क्यों नहीं टकरा जाते? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम प्लैनेट की बात करें तो उनका साइज और हमारा साइज हमारे साइज में काफी अंतर है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो स्मॉलर साइज के लिए नेग्लिजिबल हो जाती है। हमारे लिए फोर्सेज नेगेटिव में इतनी ज्यादा चली जाती हैं कि वो खींच ही नहीं पाते हम। तो स्मॉलर थिंग्स के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो नेग्लिजिबल हो जाती हैं इन केस ऑफ हैवियर बॉडीज, है ना, मैक्रो लेवल के ऊपर जो बॉडीज है उनके केस में ये एक्ट करती है। जैसे सन और अर्थ है, सन का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अरे भाई, वो नहीं होता तो हम तो कहाँ होते? हम तो होते ही नहीं। वी आर नॉट पॉसिबल विदाउट सन। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से हम यहाँ पे रुके। हमारी अर्थ उसके चारों तरफ, ये दूसरे जो प्लैनेट्स है वो घूम रही है, ठीक है। देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। बात बहुत सही है। कितना दूर है सन, ठीक है, और कितनी दूर है? देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻²²। 10⁻²² न्यूटन का फोर्स है, वो लग रहा है हमारे अर्थ और सन के बीच में। और डिस्टेंस कितना है? 1.5 इंटू 10⁸8 किलोमीटर। भाई 1.5 इंटू 10⁸8 किलोमीटर छोटा सा डिस्टेंस है। अर्थ से और लपेड़ा के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ही, ये काफी बड़ा डिस्टेंस है यार। देखो 1.5 इंटू 10⁸8 किलोमीटर, इतने डिस्टेंस पे भी ये ग्रेविटेशनल फोर्सेज लग रही है। तो क्या ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज हुई? नहीं, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेज हुई।
इनमें चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो ग्रेविटॉन्स होते हैं, ठीक है। ग्रेविटॉन्स की वजह से ये फोर्सेज जो हैं वो बनती हैं, ग्रेविटॉन्स की वजह से ये फोर्सेज जो है वो बनती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने ये जाना कि ये मैग्नीट्यूड इनमें सेम होता है लेकिन डायरेक्शन इनमें अपोजिट होती हैं। सेंट्रल फोर्सेज होती है, लॉन्ग रेंज फोर्सेज होती हैं, स्मॉलर साइज के लिए नेग्लिजिबल हो जाती हैं, मैग्नीट्यूड इनमें सेम रहता है, ठीक है। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जान लिया, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो उनके बीच में डिस्टेंस होता है। इसमें जो आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है उसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 1.5 into 10⁸ किलोमीटर डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, और 10⁻22 न्यूटन का फोर्स लगता है सन और अर्थ के बीच में। जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू 10⁻22 न्यूटन। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कल हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे।